स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 1 और 1 11। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर के साथ करते हैं, क्योंकि आज ताजपोशी हो रही है खड़गे की। मंच पर तमाम नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी मंच में मौजूद हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस की कमान संभाल लेंगे खड़गे। ये तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद यहां पर पहुंचे हैं। उसमें एक ब्रेक दिवाली पर लिया गया और उसके बाद यहां राहुल भी हैं और सोनिया गांधी भी हैं। सोनिया खड़गे को सौंपेंगी कांग्रेस अध्यक्ष की बागडोर। तो मंच पर इस वक्त सभी बैठे हुए हैं। सोनिया गांधी आपको दिखाई देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी विशेष भारत जोड़ो यात्रा जो उनकी चल रही है उससे बीच में वक्त निकालकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद का चुनाव उन्होंने लड़ा और उसमें एक बड़े अंतर से उन्होंने शशि थरूर को मात दी, जिसमें 1072 वोटों से ही शशि थरूर को संतोष करना पड़ा और 7897 वोट मिले थे मल्लिकार्जुन खड़गे को। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौती होगी कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने की। यहां पर बहुत सारे सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे पर विपक्षी दल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी खड़ी कर रही है, दूसरी पार्टियां खड़ी कर रहे हैं कि वो अध्यक्ष पद की कुर्सी पर तो बैठे हैं, लेकिन वो पपेट की तरह कार्य करेंगे। उन पर आरोप लग रहे हैं, वो सिर्फ इशारों पर काम करेंगे। काम असली करेंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। मल्लिकार्जुन खड़गे को यह दिखाना होगा कि उनके जो फैसले होंगे उनके अपने होंगे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हम जरा सीधा रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। लेकिन एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। एफर्ट्स करने चाहिए, हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहां अपने कमरे में जरूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है। गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं, वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है। 2% से कम हिंदू हैं वहां पे।
लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। अगर इस पे कोई प्रश्न है आपके तो। अभी परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया, उस वक्त मन के अंदर एक ये बहुत स्ट्रांग भाव आया कि अगर भारतीय करेंसी के ऊपर अगर ऐसा हो, हम सब लोग पूजन करते हैं, सब लोग भाव से पूजन करते हैं, तो अगर भारतीय करेंसी के ऊपर भी ये हो, मैं ये नहीं कह रहा ये करने से मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बहुत सारे एफर्ट्स करने की जरूरत है, लेकिन वो एफर्ट्स तब फलीभूत होते हैं जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। जैसा मैंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम ये नहीं कह रहे इसको हटाओ, उसको रखो, उसको हटाओ, किसी के भी खिलाफ नहीं है। और जब इंडोनेशिया कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, इसमें किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और सबकी समृद्धि की बात हो रही है, सबकी संपन्नता की बात हो रही है, पूरे देश की संपन्नता की बात। कोई दूसरे विशेष समुदाय का व्यक्ति अगर इस बात को उठाता है, जैसा मैंने कहा कि अगर इंडोनेशिया कर सकता है, इंडोनेशिया ने भी श्री गणेश जी को चुना, तो हम भी कर सकते हैं, हमारे देश में भी हो सकता है। और लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी है जिनको समृद्धि और संपन्नता की देवी माना गया है। आरोप लगाने वाले तो 100 आरोप लगाएंगे, आरोप लगाने दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी से भी बात कर लीजिए। मैंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से बात की, सब लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा आइडिया और ये होना चाहिए। सर, एक तरफ आपकी ये अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या कोई प्रस्ताव उन्होंने भेजी किस तरीके से? मैं कल परसों में उनको एक चिट्ठी लिखूंगा, कल या परसों, और उस चिट्ठी के माध्यम से भी मैं उनसे अपील करूंगा। सर, दिल्ली में नगर निगम के चुनाव भी अब कभी भी घोषित हो सकते हैं, इसको लेकर पार्टी क्या कह रही है? हम पूरी तरह से तैयार हैं और इन लोगों ने जितने भी एफर्ट्स किए चुनाव टालने के, गलत तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन किया, बता रहे हैं इस तरह से कर दिया कि बीजेपी का एरिया एक साथ कर दिया, दूसरे वोट एक साथ कर दिया, जो मर्जी कर ले है, लेकिन दिल्ली की जनता इनको नकारने वाली है। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल का यह हिंदुत्व विभाग कहा कि लक्ष्मी जी की और गणेश जी की जो तस्वीरें वो छपनी चाहिए नोट में, लेकिन इस बीच में सोनिया गांधी का भी संबोधन चल रहा है, सुनाते हैं आपको। उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं हमारे नए पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी को हृदय से बधाई देती हूँ। अभी मेरे बारे में जो भावनाएं व्यक्त की गई है उसका मैं सम्मान करती हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्टी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। मैंने अभी कहा कि मैं राहत महसूस कर रही हूँ।
मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ। राहत इसीलिए कि आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। मैं आप सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमेशा अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया है। अब यह जिम्मेदारी खड़गे जी के ऊपर आ गई है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में होता रहा है और होता रहेगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में नई नई चुनौतियां आती रहती है। आज हमारी पार्टी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है, उसका मुकाबला हम सफलतापूर्वक कैसे करें। आपने जिस तरह लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अपना नया अध्यक्ष चुना है, मुझे विश्वास है कि उसी तरह पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता आपस में मिलजुल कर एक ऐसी शक्ति बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने उपस्थित समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सके। कांग्रेस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन पार्टी ने कभी हार नहीं मानी। हमें अब भी पूरे संकल्प के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ आगे बढ़ना है और सफल होना है। आज इस विशेष अवसर पर मैं बस यही चंद शब्द कहना चाहती थी। अंत में मैं सबको अपने लगातार सहयोग के लिए एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ और इस अवसर पर पार्टी के चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मिश्र जी को भी खास तौर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने पार्टी के यह चुनाव बहुत अच्छी तरह संपन्न कराए हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नए अध्यक्ष के रूप में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Abhi moment of presentation, Congress President Mallikarjuna Kharge ji
will present a memento to Madam Sonia ji, and Srimati Ambika Soni ji will present a shawl to her. मंच की तस्वीरें सोनिया गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारे समर्पण की वजह से खड़गे जो है आज इस कुर्सी पर पहुंचे हैं। एक नया अध्याय इसी के साथ इसकी शुरुआत होती हुई ये कार्यक्रम, क्योंकि आज जो वो कांटो भरा ताज है वो खड़गे के सिर पर रखा जा रहा है। बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने आने वाले दिनों में हैं, जहां एक तरफ आप समझिए हिमाचल का चुनाव, गुजरात का चुनाव, वही राजस्थान में जो गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि आज जब ये कार्यक्रम था उससे पहले भी अशोक गहलोत का बयान सामने आता है जिसमें वो इस बात का जिक्र कर जाते हैं कि वो लास्ट तक चाहते थे कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने। मोदी के सामने अगर कोई चेहरा है तो वो राहुल गांधी ही है। मौसमी भी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उनको बहुत उम्मीदें हैं खड़गे से। सोनिया गांधी ने कहा कि नेतृत्व मजबूत हो, इस नेतृत्व से कांग्रेस मजबूत होगी और बहुत राहत महसूस कर रही हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, के वेणुगोपाल जी, मधुसूदन मिस्त्री जी, सभा में मौजूद हमारे नेतागण और कांग्रेस पार्टी के मेरे प्रिय साथियों और मीडिया के मेरे मित्रों, आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। जिस महान राजनीतिक दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, बाबू जगजीवन राम जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने किया हो, उस जिम्मेवारी को संभालना मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस देश के संविधान को बनाने में अपनी आधुनिक भारत को निर्माण, कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। इसके लिए लड़ना हम सबको तैयार होना चाहिए। कांग्रेस के सभी पुराने अध्यक्षों को याद करते हुए मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठहरना होगा। यही मेरा अपील है। आज इस अवसर पर कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी जी के बहुमूल्य योगदान के प्रति हृदय से आदर, सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे याद आता है 15 जनवरी 1998 का दिन, जब बेंगलुरु के नेशनल हाई स्कूल मैदान में
आपने अपनी पहली जनसभा में कहा था कि मैं कर्नाटक से राजनीति की दीक्षा ले रही हूं। तब से आपने रात दिन निस्वार्थ मेहनत कर कांग्रेस को संभाला है। सोनिया जी हमेशा सच्चाई के राह पर चलती रही। सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करने वालों के इस दौर में त्याग की जो मिसाल उन्होंने कायम की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। छोटी दीपावली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जन्मभूमि मंदिर में दीप जलाए तो पूरे देश की नजरें राम मंदिर पर जो है टिकी हुई थी और अब तक हो चुके काम की तरफ थी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ये दर्शन लोगों को तब हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटी दीपावली के दिन धर्म ध्वज पूजन के साथ दीप जलाए थे। बेसब्री से राम मंदिर का निर्माण पूरा होने का इंतजार कर रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में मंदिर के दर्शन की और चाहत उमड़ पड़ी, जिसे पूरा करने के लिए आज तक संवाददाता राम मंदिर स्थल तक पहुँचे। सबसे पहले गर्भगृह की तस्वीरें देखिए, जहाँ रामलला विराजेंगे। यहाँ 7 लेयर का काम पूरा हो चुका है। ये जो स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गर्भगृह है और गर्भगृह के साथ में ये जो सब चीजें हैं, हम गर्भगृह के अंदर है। यहाँ खड़े रहते हुए हम दर्शन कर लेंगे। यहाँ रामलला जी की मूर्ति, ये जो तल मंजिल है वहाँ पे रहेगी। फर्स्ट फ्लोर पे ये रामलला जी का मंदिर है और ये फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे चक्रवर्ती राजा राम दरबार होगा। दरबार में सब मूर्तियां रहेगी। यहाँ पे सीता देवी होगी। जहाँ आज भी सुबह शाम पूजा होती रही है और ये जो सुबह शाम पूजा होती है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे ये कॉपर का पाइप है, नीचे यहाँ पे शिलान्यास जहाँ हुआ था वो जगह है, वहाँ से 60 फीट और उसके बाद में 30 फीट, हम 90 फीट तक आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे राम जी की मूर्ति, रामलला की मूर्ति रहेगी। इसके और वास्तु के बीच में जोड़ता हुआ ये जो कॉपर पाइप है, उसको नाभि बोलते हैं। नाभि का मतलब जैसे माँ और बच्चे के बीच में बिब्लिकल कॉर्ड होती है, उस प्रकार से ये कॉर्ड है। गर्भगृह 21 फीट लंबा और 21 फीट चौड़ा है, जिसके ऊपर 5 से 6 फीट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। उसी प्लेटफॉर्म पर रामलला की 5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। लेकिन गर्भगृह का ये स्थल श्रद्धालुओं की पहुंच से करीब 30 फीट दूर होगा। यहाँ पे जो अभी की जो मूर्ति है आगे की ओर रहेगी, पीछे की ओर रामलला की मूर्ति 4.5-5 फुट की होगी और नीचे 1 मीटर का पेडेस्टल है, इसके ऊपर वो मूर्ति रहेगी। तो आप दूर से भी, वहाँ से 60 फीट से भी आपको मूर्ति दिखाई देगी। कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद बड़ा है। संगठन चुनाव के बाद अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी हुई है और शशि थरूर और खड़गे के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें खड़गे को जीत मिली है और इस वक्त खड़गे बोल रहे हैं। क्योंकि जेब में वो डाल रही है। इस न्यू इंडिया में भूखमरी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, शिक्षा महंगी हो गई है, लेकिन रुपए लुढ़क रहा है। यहाँ सरकार सो रही है, लेकिन ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दमन के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनके इस इंडिया में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शोषित समाज के लोगों को अपमानित किया जाता है, उनके मौके छीने जा रहे हैं। और आज के दिन इसी न्यू इंडिया में झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जा रहा है। यहाँ गोडसे को देशभक्त बोलते हैं और महात्मा गांधी जी को देशद्रोही बोलते हैं। यहाँ बाबा साहेब के संविधान को बदलकर संघ के संविधान को लाने की कोशिश हो रही है।
तो इस न्यू इंडिया में सच को झूठ और झूठ को सच बताया जा रहा है। गोडसे को देशभक्त और गांधी को देश विरोधी बताया जा रहा है, खड़गे ने कहा। तो आपको बता दें कि खड़गे आज औपचारिक तौर पर संगठन की कमान उनको मिली है, लेकिन सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। मैं आप सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूं कि आपने हमेशा अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया है। उधर गुजरात चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे आम आदमी पार्टी ने आज एक बड़ा दांव चला है। अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से नोटों पर गांधी जी की तस्वीर के साथ साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर लगवाने की मांग की है। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में जरूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो गुजरात चुनाव और उससे पहले केजरीवाल का यह बयान। उधर भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए तो हिंदुस्तान में नया राजनीतिक अखाड़ा खुल गया। सुनक के बहाने हिंदू मुसलमान पर एक नई बहस शुरू हो गई और इस नई जुबानी जंग में ओवैसी भी कूद पड़े हैं और ओवैसी ने अब कहा है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर एक दिन हिजाब पहने एक बेटी जरूर बैठेगी। मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। ऋषि सुनक की ताजपोशी में सियासत का सुनहरा अवसर तलाशने वाली जमात में अब असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी जुड़ गया है। महबूबा, थरूर और चिदम्बरम ने जमीन तैयार की और ओवैसी उस जमीन पर राजनीतिक फसल उगाने उतर आए। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। मैं तो बोला हूँ ये बात। तो सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर सबने अपनी अपनी सियासी लाइन ले ली। कांग्रेस को सोनिया गांधी के साथ सुनक याद आने लगा कि कैसे सोनिया गांधी को विदेशी बताकर सवाल उठाए गए। तो महबूबा मुफ्ती अल्पसंख्यक वाला एंगल सामने ले आई और अब ओवैसी ने हिजाब वाली हसरत फिर बयां कर दी।
कुल मिलाकर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। तो आज का दिन राजनीतिक विवाद का नहीं होना चाहिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन जो लोग इस सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, एपीजे कलाम कौन थे? आप मुझे बताइए। योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? लोकतंत्र सबको अवसर देता है। तो आज के दिन सबों को एक स्वर में बात करना चाहिए, मैं अपेक्षा करूंगा। और कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा कि आगे बहुत चुनाव है। हमारे देश में जाकिर हुसैन साहब पहले राष्ट्रपति बने 1967 में। हमारे देश में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। हमारे देश में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। जो कहा है उनकी टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैंने देखा भी नहीं है उन्होंने क्या कहा। हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश पीएम के रूप में ऋषि सुनक की ताजपोशी हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की खबर है। लेकिन गर्व के इस पल पर देश में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कुछ ट्वीट पर गौर कीजिए। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, ब्रिटेन ने जहां अल्पसंख्यक को पीएम बनाया, हम अब भी एनआरसी, सीएए जैसे भेदभाव वाले कानूनों में फंसे हैं। महबूबा मुफ्ती ने जो कहा वैसा ही कुछ कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट किया। ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को पीएम बनाकर वो किया है जो दुनिया में शायद ही होता है। क्या ये यहाँ हो सकता है? जो राग शशि थरूर ने अलापा, उसी सुर को आगे बढ़ाया कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने। लिखा, पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। अमेरिका, ब्रिटेन ने अपने देश के गैर बहुसंख्यक को सरकार में उच्च पदों पर बिठाया। ये भारत और बहुसंख्यकवाद अपनाने वाली पार्टियों के लिए एक सबक है। ब्रिटेन में नई शुरुआत हो रही है, इतिहास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। लेकिन ये अध्याय भारत के लिए कितना सुकून देने वाला होगा, ये भविष्य के हवाले है। ऋषि सुनक अपने मुल्क से वादा कर रहे हैं कि जो गलती लिज ट्रस ने कर दी, वो उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. तो सवाल ये है कि क्या सुनक की विदेश नीति लिज ट्रस से अलग होगी? जानकारों की राय में ऋषि सुनक का भारत से चाहे जो नाता हो, लेकिन लिज ट्रस की नीति भारत के हितों के ज्यादा करीब थी। और फिर सुनक कैबिनेट में भारतीय मूल की एक और मंत्री सुएला ब्रेवरमैन भी हैं, जो भारत से कारोबार और बढ़ाने के खिलाफ रही हैं। सुएला को सुनक ने फिर से होम सेक्रेटरी बना दिया है, इसलिए सुनक को पीएम बनाने पर अच्छे दिनों के सपने देखना फिलहाल जल्दबाजी होगी। दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। जब भारत में दिवाली मनाई जा रही थी, उसी समय सुनक की ताजपोशी की भी खबर आई। सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं और वो कहते हैं कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। वो भगवान गणेश को मानते हैं और अपनी धार्मिक आस्था को कभी छिपाते नहीं। ऋषि सुनक की यात्रा अद्भुत है। उनका बायोडेटा बेहद शानदार है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की, उन्होंने स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की, उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में काम किया। लेकिन हिंदुस्तान में राजनीति करने वालों के लिए सुनक की बायोडेटा से ज्यादा उनके नाम का ऋषि से शुरू होना ज्यादा अहम है। सुनक की जीत के साथ ही हिंदू और हिंदुस्तानियत की चर्चा नए सिरे से जोर पकड़ चुकी है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सुनक पर फख्र करने वाले क्या हिंदुस्तान में किसी अल्पसंख्यक को पीएम बनाने की हिमायत करेंगे? So my question is,
a party like the BJP, which doesn't have a single Muslim MP in either House of Parliament today, which is a shocking situation that's never been there in our diverse country's politics in the past, will that party ever allow somebody to become Prime Minister? And I say Prime Minister, not President, because President is a ceremonial position where people can be appointed from different backgrounds. But Prime Minister is where all the power is. Can the supporters of the BJP imagine a Prime Minister? एक सवाल उनके लिए छोड़ना चाहता हूं। एपीजे कलाम एक बहुत ही सुयोग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति बने हैं। उनको किसने बनाया था राष्ट्रपति? अटल बिहारी वाजपेयी ने। एक बहुत ही योग्य दलित नेता रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बने। किसने बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने। तो यही तो भारत की विविधता का स्वरूप है, उसका सम्मान करिए ना। और कांग्रेस के लोग जरा मुझे ये बताइए, 10 साल तक मनमोहन सिंह एक सिख थे कि नहीं प्रधानमंत्री? क्या मतलब है इन सवालों का? कृपा करके उन सवालों को आज अलग रखिए। ये विषय विवाद का नहीं है, ये विषय गर्व का है, ये विषय स्वाभिमान का है कि भारतीय मूल का एक योग्य व्यक्ति आज वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। जहां तक सुनक का सवाल है तो उन्होंने धर्म से जुड़ाव को कभी नहीं छिपाया। 2020 में ऋषि सुनक को वित्त मंत्री की शपथ दिलाई गई। इस दौरान उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। एक ब्रिटिश अखबार ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया। ऋषि ने कहा था कि मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूँ, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। धार्मिक आस्था के प्रदर्शन में ऋषि सुनक कभी पीछे नहीं रहे। वो गीता की शपथ लेते रहे, सार्वजनिक तौर पर गाय की पूजा करते रहे, शराब न पीने की हिमायत करते रहे और बीफ का विरोध करते रहे। उन्हें अपने अप्रवासी होने पर भी कभी कोई अफसोस नहीं रहा, बल्कि जब भी ये मसला उठा उन्होंने मजबूती से इसका जवाब दिया। पूर्व पीएम लिज ट्रस ने भी एक बार बहस में इसका जिक्र किया था। इस पर ऋषि ने कहा था, आप बार बार इस मुद्दे को क्यों उठाती रहती हैं? मैं आपको बता दूं कि मेरा परिवार आज से 60 साल पहले यहाँ पर आया था। मेरी माँ साउथहैम्पटन में एक लोकल केमिस्ट थी। मैं यहीं पर दवाइयाँ बांटते हुए बड़ा हुआ हूँ। मैंने सड़क पर बने एक भारतीय रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। मेरे माता पिता ने बलिदान दिया है और उन्होंने मुझे वो मौके दिए हैं जिसकी वजह से मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। लेकिन ऋषि सुनक के नाम पर अब हिंदुस्तान में लड़ाई छिड़ी है। उनकी आड़ में धर्म के सवाल पर सियासी चढ़ाई चल रही है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद हर भारतीय गर्व और फख्र महसूस कर रहा है। सुनक प्रधानमंत्री की शपथ 28 अक्टूबर को लेंगे और 29 अक्टूबर को नई कैबिनेट का गठन होगा। ऋषि सुनक की इस नई पारी पर भारत की भी नजर रहेगी, क्योंकि सुनक से अपेक्षाएं बहुत हैं। It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love. समय का चक्र कैसे घूमता है, इसकी वानगी देखिए। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने और वो भी दिवाली के दिन। 210 साल बाद ब्रिटेन को सबसे कम उम्र का पीएम मिला है। साल 1812 में 42 साल के रॉबर्ट जेनकिंसन ने ये पद संभाला था। 2010 में 43 साल के डेविड कैमरून प्रधानमंत्री बने थे और 2022 में 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद हर भारतीय गर्व और फख्र महसूस कर रहा है, क्योंकि कभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी के विरोध में बहुत बड़े बोल बोले थे। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बहुत ही कमजोर भूसे के पुतले जैसे होंगे। और अब संकट से जूझते ब्रिटेन को भारतीय मूल के सुनक में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। दिवाली के दिन यानी सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को नेता चुना।
और मंगलवार को किंग चार्ल्स तृतीय ने सुनक को प्रधानमंत्री पद का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और ऋषि सुनक आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। And I wish Rishi Sunak every success for the good of our country. I want to thank Hugh, Francis Liberty, my family and friends and all the team at Number 10 for their love, friendship and support. I also want to thank my protection team. I look forward to spending more time in my constituency and continuing to serve South West Norfolk from the backbenches. Our country continues to battle through a storm. But I believe in Britain. I believe in the British people. And I know that brighter days lie ahead. सुनक प्रधानमंत्री की शपथ 28 अक्टूबर को लेंगे। 29 अक्टूबर को नई कैबिनेट का गठन होगा। भारत की भी नजर रहेगी क्योंकि सुनक से अब काफी अपेक्षाएं हैं। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में मदरसों की गिनती की सरकारी कोशिश के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। पिछले 156 साल पहले शुरू हुए दारुल उलूम देवबंद का मदरसा भी यूपी सरकार के सर्वे में अवैध पाया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का मदरसा दारुल उलूम देवबंद पूरी दुनिया में इस्लामिक शिक्षा का ऐसा मरकज शायद ही कोई हो। कौम इस्लाम की मजहबी इल्म की तारीख समेटे है दारुल उलूम। दुनिया के कोने कोने से छात्र इस दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने आते रहे हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे में मौजूद अवैध मदरसों की गिनती शुरू की तो खुलासा हुआ कि सहारनपुर जिले के देवबंद का ये दारुल उलूम मदरसा अवैध है। इस मदरसे ने ना तो यूपी मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराया है और ना ही इसकी आमदनी, खर्च, छात्र, टीचर्स का कोई ब्यौरा सरकार को पता है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसा जो है 306 ट्रेस हुए हैं, जिनकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर सूचना जो है शासन को भेज दी गई। पता जा रहा है कि देवबंद भी गैर मान्यता, देवबंद दारुल उलूम भी गैर मान्यता। जी, दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ से मदरसा बोर्ड से उसकी जो है मान्यता नहीं है। मदरसा बोर्ड से मान्यता न होने से बस ये है कि उनको विभाग में जो योजनाएं संचालित हैं, जैसे स्कॉलरशिप हुआ, आधुनिकरण के तहत जो 3 टीचर दिए जाते हैं, उनकी सैलरी जो है विभाग देता है, उन सब योजनाओं से जो है वो लोग वंचित रह जाएंगे। मदरसों में आधुनिकीकरण की कोशिश कर रही उत्तर प्रदेश सरकार की जांच में पता चला कि सहारनपुर जिले में कुल 754 मदरसे ही रजिस्टर्ड हैं, जबकि सहारनपुर जनपद की 5 तहसीलों में कुल 306 मदरसे अवैध हैं, जिनमें से बेहट तहसील में 66, रामपुर मनिहारान तहसील में 27, देवबंद में 46, नगुण में 43 और सहारनपुर सदर में सबसे ज्यादा 124 अवैध मदरसे चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मदरसों की ओर से मौलिक सवालों का भी जवाब सरकार को नहीं दिया जा रहा है। स्थापना का वर्ष हो गया, फिर संचालित सोसाइटी कौन सी सोसाइटी संचालित कर रही है, मदरसे का नाम क्या है, उनका जो है आय का स्रोत क्या है, इन सब बिंदुओं पर जो है जांच हुई थी। वो जांच जो है भेज दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का जो सर्वे किया है उसमें मदरसे का नाम, संस्था का नाम, स्थापना वर्ष, इमारत का ब्यौरा, मदरसे में सुविधाएं, छात्र, टीचर, सिलेबस, आमदनी का स्रोत और एनजीओ से रिश्ता जैसे 12 सवाल पूछे गए हैं। दारुल उलूम देवबंद का कहना है कि उनका मदरसा बहुत पुराना और बड़ा है, इसलिए सरकार के सर्वे के आदेश का जवाब उनके पास नहीं है। दारुल उलूम देवबंद को पूरे आलम इस्लाम में अजहर हिंद कहा जाता है, इसलिए मदरसों के सिलसिले में सर्वे के नाम पर इस तरीके की बहस और इस तरीके की रिपोर्ट्स को शाये करना और फिर उसमें मानक और गैर मानक की एक तकसीम पैदा करके मदरसों के सिलसिले में शक और शुबहात पैदा करना, ये कहीं से मुनासिब और जरूरी बात नहीं है। मदरसा सर्वे का विरोध कर चुके समाजवादी पार्टी के सांसद ने तो धमकी तक दे दी कि अगर सरकार ने दारुल उलूम देवबंद में चल रही हरकतों के बारे में कोई हिसाब किताब मांगा तो हालात बिगड़ सकते हैं। दारुल उलूम देवबंद की और जो छोटे मोटे जो मदरसे हैं उनकी हैसियत में बहुत बड़ा फर्क है। इतने बड़ा मदरसा जिसकी की जड़ें बहुत गहरी है, तो उस सिलसिले में आप ये छेड़छाड़ करेंगे तो इससे मुल्क के अंदर मतलब ये कि निज़ाम बिगड़ेगा। इसका अगर तालीम हो रही है, अगर गैर मान्यता प्राप्त भी है और कोई
कोई कौम या किसी महल्ले किसी देश के अंदर बच्चों को तालीम दे रहा है कोई आदमी, तो ये तो अच्छी बात है। दशकों से अवैध मदरसा चला रहे दारुल उलूम की दलील है कि उनका मदरसा सोसाइटी एक्ट के तहत शुरा सोसाइटी से संबंध है और उन्हें संविधान में मजहबी पढ़ाई कराने का हक मिला हुआ है, इसलिए इसके बारे में सरकार को जानकारी रहना जरूरी नहीं। यूपी में जो मदरसा बोर्ड है उसमें वॉलंटरीली ये है कि अगर आपको मदरसे बोर्ड में रजिस्टर कराना हो तो कराएं, और उसमें वही लोग रजिस्टर ज्यादातर कराते हैं जिनको कि गवर्नमेंट से एड चाहिए होती है। जितने भी बड़े मदारिस हैं उनको जाहिर सी बात है गवर्नमेंट से एड नहीं चाहिए, वो अपने तौर पर इन मदरसों को चलाते हैं और इस तरीके से बड़ी तादाद में, जिसमें कि 90% बच्चे वो पढ़ते हैं जो बिलो द पावर्टी लाइन आते हैं, उनका रहना खाना पीना फूडिंग लॉजिंग सब फ्री में मुहैया कराई जाती है। तो एक तरीके से मुल्क में एजुकेशन के सेक्टर में ये मदारिस अपनी गरांकदर खिदमात अपने तौर पर अंजाम दे रहे हैं। हालांकि सरकार की चिंता कुछ और है। अवैध मदरसों में चल रही देश विरोधी गतिविधियों की दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कई मदरसों को टेरर फंडिंग की आशंका भी खड़ी हुई है। ऐसे में दारुल उलूम देवबंद जैसे प्रतिष्ठित और पुराने मदरसे के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी न होना चिंताजनक है। सर्वे के दौरान ये बात निकल कर आई है कि कुछ ऐसे मदरसे जिसमें देवबंद भी है और तमाम बड़े और मदरसे भी हैं, वो अभी भी क्यों भाग रहे हैं रजिस्ट्रेशन से, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके पास में तमाम विदेशों से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। हमारे प्रदेश और देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है, उन बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ये नहीं चल पाएगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे विदेशों से आकर बच्चे मदरसों में पढ़ें और उन मदरसों में पढ़ें जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है, सरकार के पास उनका कोई लेखा जोखा नहीं है और वो सरकार के साथ संबद्ध नहीं होना चाहते।